बिहार में आज से 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन सभी नेताओं की अपनी जबानी जंग शुरू हो गया है। एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला भी जारी हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि दोस्तों, एनडीए के अंदर क्या चल रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। एनडीए में खेला होने को तैयार है। चिराग पासवान अब समझ चुके हैं कि एनडीए में रहने के बावजूद उन्हें मन के मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार और मोदी ये दोनों मिलकर 100-100 सीटें बांट लेंगे और बची खुची सीटों पर ही चिराग पासवान को संतोष करना पड़ेगा। तो इस वजह से चिराग ने अब चुनाव से पहले ही दूसरी प्लानों पर अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, दुसात जाति से, वो बिहार में 5.5% के आसपास है। तो क्या चिराग पासवान बची खुची सीटें लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि भाई आपने आपस में सीटें बांट ली, अब जो कुछ भी बचा खुचा सीटें हैं वो मुझे दे रहे हैं? लेकिन नहीं, चिराग पासवान के एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने उसूलों की राजनीति की है। वो एनडीए के गठबंधन में था, बात नहीं बनी तो 2020 में पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ गए। उन्होंने किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें उसका कोई मोह माया नहीं है। चिराग पासवान की जिद, चिराग पासवान का टारगेट बिहार है और बिहार, चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आना पड़ेगा। देखिए, चिराग पासवान से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है और रामविलास पासवान यूपीई का हिस्सा रह चुके हैं। चिराग पासवान से तेजस्वी का कोई भी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हालांकि ये दो बड़े चेहरे हैं, दोनों बिहार के राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं और ये युवा चेहरे भी हैं। तो क्या दोनों एक मंच पर आएंगे? इस बात की संभावना कितनी है मुझे मालूम नहीं, पर इस बात में कुछ ना कुछ होगी। चिराग और तेजस्वी के एक मंच पर आ जाए। आपने भी ये देखा कि बीच में नवादा में दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो बॉन्डिंग नजर आई, उस मुलाकात में गर्मजोशी जो नजर आई, वो बहुत कुछ कहती है। चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग चुनाव के समय की है। पासवान देखिए, छोटी मोटी बात नहीं है। 5% वोट का आप खेल समझिए। 5% में 2% अगर इधर उधर भी वोट हो गया तो सत्ता भी इधर से उधर हो जाएगी। और आज की तारीख में बीजेपी के पास पशुपति पारस नहीं है, वो अलग हो चुके हैं और पशुपति पारस पहले से ही लालू यादव के संपर्क में है। अगर पशुपति पारस उस पाले में जाकर खड़े हो जाते हैं तो इंडिया महागठबंधन मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये आंकड़ा पहुंच गया 115 का। अब जब 115 पर पहुंच गया तब आपके पास सीटें बची सिर्फ 28। इन 28 सीटों में क्या आप चिराग को देंगे, आप जीतन राम मांझी को देंगे या आप उपेंद्र कुशवाहा को देंगे? ये मान लेता हूं कि जीतन राम मांझी को आप 7 से 8 सीटें देंगे, 5 सीटें आप उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, तो क्या 10 सीटों के लिए चिराग पासवान 5% वोट को अपनी इतनी राजनीतिक और अपने 5 सांसद जातीय जनता की पार्टी और जेडीयू के पीछे खड़ा कर देंगे? ये तो राजनीतिक तौर पर भी सही नहीं है। अपनी पार्टी के भविष्य के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है कि 10 सीटों पर चिराग पासवान मान जाए। और फिर वो चिराग जो कम से कम, अगर मैं आपसे कहूं तो कम से कम चिराग पासवान आज की तारीख में 25 से 30 सीटों से के हकदार हैं, जो उनका प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है। उनको देखते हुए 25 से 30 सीटों के हकदार हैं, वो क्या करेंगे? इसलिए चिराग पासवान अपना ऑप्शंस तलाश रहे हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि अब एनडीए में रहने के लायक नहीं समझा जाएगा और हमें मन के मुताबिक भी सीटें नहीं मिलेगी। इसलिए चिराग पासवान एनडीए में पूरी तरह से खेला करने को तैयार है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।